नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। दोस्तों, इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख ले, और वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर को मैं पूरा समझा चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर पर कुल मिला के 5 वीडियो बना चुका हूँ और एक MCQ क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने 50 MCQ क्वेश्चन को समझा दिया है। तो आप लोग उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जितने भी नए दोस्त साथी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुल मिला के 4 टॉपिक समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है उसकी बात करेंगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब की, वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत है। उसके बाद हम मौर्य प्रशासन व्यवस्था को जानेंगे कि उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। और आखिर में हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो गाइस, जितने भी ये टॉपिक है सारा कुछ NCERT के बुक से ही मैं लिया हूँ और NCERT की बुक से ही मैं सब कुछ समझा रहा हूँ। कुछ भी NCERT के बुक से आपको बाहर से बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप 12th क्लास में एक अच्छा स्कोर कर सको। तो दोस्तों, हम NCERT का जो टॉपिक नंबर 3 है, एक आरंभिक साम्राज्य, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य की बात करने वाले हैं। और मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लगभग 321 ईसा पूर्व पहले इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान उनके गुरु चाणक्य ने निभाया था, जिनको हम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो चाणक्य है उनको हम 3 नामों से जानते हैं। इसके अलावा इसके जो 2 और शक्तिशाली शासक थे इस वंश के, उसमें से एक तो बिंदुसार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जिसको हम सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में इस चैप्टर में हम आगे बात और करने वाले हैं। तो ये जो था अशोक महान के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल शासक था। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत है। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास कुल मिला के 5 स्रोत है। सबसे पहले हम मूर्तिकला की बात कर लेते हैं। मूर्तिकला एक ऐसा स्रोत है जिससे कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहाँ की जो मूर्तिकला थी या वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे, ये सारी कुछ जानकारी हमें मूर्तियों से मिल जाती है, जो खुदाई के दौरान हमें मौर्यकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इसके अलावा मैक्सथनीज की इंडिका नामक पुस्तक, मैक्सथनीज जो है यहाँ पे यूनानी राजदूत था, मतलब यूनान से एक राजदूत भेजा गया था जिसका नाम था मैक्सथनीज। मैक्सथनीज ने क्या किया था, भारत में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। अब इस इंडिका नामक पुस्तक से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहाँ के नगरों के बारे में, विशेषकर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर वर्णन मैक्सथनीज की इंडिका में किया गया है। इसके अलावा हम तीसरे स्रोत की बात करें तो तीसरा स्रोत है कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। अब अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य ने लिखी थी, और इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में भी हमें मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में, वहाँ की सैनिक व्यवस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें चौथा पॉइंट, जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भी मौर्य शासकों के बारे में, वहाँ के जो शासक थे वो किस धर्म को मानते थे, ये सारी जानकारी हमें जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करें अशोक के अभिलेख। अब देखिए, अशोक वो पहला सम्राट था जो क्या करता था, पॉलिश पत्थरों पे अभिलेख लिखवाया करता था। और भारत के जो सबसे आरंभिक अभिलेख है वो अशोक के काल के ही थे। और अशोक ने क्या किया था, पॉलिश पत्थरों पे ब्राही और खरोष्टी लिपि में बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। उन अभिलेखों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन व्यवस्था की। देखिए दोस्तों, प्रशासन व्यवस्था का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे मौर्य प्रशासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से चलाई जाती थी। आप लोगों को पता होगा कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था, जो कि बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक इसका विस्तार था, पीछे दक्षिण भारत में भी इसका विस्तार था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था। अब इतने विशालकाय साम्राज्य पे नियंत्रण रखना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। तो देखिए, मौर्य प्रशासन में हम सबसे पहला पॉइंट बताते हैं 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था। जैसे कि अभी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मौर्य प्रशासन व्यवस्था जो था या मौर्य साम्राज्य को 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था। सबसे पहले उस साम्राज्य की जो राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। पहली राजनीतिक केंद्र तो ये हो गया। इसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र भी शामिल थे, जैसे कि
तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये 4 वहां पे क्या थे, प्रांतीय केंद्र थे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में शासन व्यवस्था क्या थी, बिल्कुल असमान थी। मतलब मौर्य शासकों का नियंत्रण हर एक जगह पे एक जैसा नहीं था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था और बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। जैसे कि अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके शामिल थे, इसमें उड़ीसा के मैदानी इलाके शामिल थे। तो कहीं ना कहीं विशालकाय साम्राज्य होने के कारण मौर्य शासकों का जो नियंत्रण था वो राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पे अच्छा होता था। दूर के केंद्रों पे उनका नियंत्रण उतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में क्या होता था कि प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानीपूर्वक तरीके से किया जाता था। ठीक है, अब प्रांतीय केंद्रों में हम बात करें तक्षशिला और उज्जैनी की, तो तक्षशिला और उज्जैनी की खास बातें थी कि ये लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पे स्थित थी। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि जो तक्षशिला और उज्जैनी थी वो कहां पे स्थित थी, तो लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। इसके अलावा हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो स्वर्णगिरी है। अब स्वर्णगिरी जो है वो सोने के खदानों के लिए प्रसिद्ध था और इन सभी कारणों से क्या था कि इन प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया था। इसके अलावा हम चौथा पॉइंट बता सकते हैं आवागमन को सुचारू बनाना। देखिए दोस्तों, मौर्य प्रशासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाए रखने के लिए क्या था, आवागमन को सुचारू बनाए रखना बहुत जरूरी था। इसलिए मौर्य शासकों ने ज्यादा मात्रा में स्थल मार्ग का निर्माण करवाया था और नदी मार्गों का इस्तेमाल भी वो क्या करते थे, आवागमन के लिए करते थे। तो नदी मार्ग को भी क्या किया था, उन्होंने सरल बनाने की कोशिश की थी ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। गाइस, पांचवा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समिति तथा उपसमिति की। यहां पे हम बात करते हैं जो मैक्सथनीज जो थे, मैक्सथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने एक समिति और 6 उपसमिति का उल्लेख किया है, जिसमें से हमारे बुक में 6 उपसमितियों के कार्य भी बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, 6 उपसमिति के कार्य आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है कहीं से भी 1 नंबर का क्वेश्चन किसी भी उपसमिति के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए, जो पहली उपसमिति थी वो नौसेना का संचालन करती थी और दूसरी उपसमिति खान पान और यातायात का संचालन करती थी। खान पान मतलब कि जो सैनिकों को खाने पीने की जो व्यवस्था करनी है, और यातायात के लिए क्या करते थे, बैलगाड़ी की व्यवस्था करनी है, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी है। तो ये सारी चीजें दूसरी उपसमिति करती थी। तीसरी उपसमिति का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना, मतलब पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चौथी उपसमिति का काम था अश्वरोहियों का संचालन करना, जो घुड़सवार सिपाही है उनका संचालन करती थी। और 5वीं उपसमिति रथरोहियों का संचालन करती थी और 6ठी उपसमिति हाथियों का संचालन करती थी। तो ये 6 उपसमिति थी जिनकी एक विशेष भूमिका मौर्य प्रशासन व्यवस्था में, यानी कि मौर्य की सेनाओं को संचालित करने में इन 6 की 6 उपसमिति की एक विशेष भूमिका होती थी। उसके बाद मौर्य प्रशासन में हम अंतिम पॉइंट की बात करते हैं। आखिरी पॉइंट है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। देखिए दोस्तों, अशोक ने क्या किया था, धम्म का प्रचार किया था। अब धम्म क्या है भाई, अशोक ने एक अलग से अपना धर्म बनाया था जिसको हम कहते हैं धम्म, अशोक का धम्म। अब अशोक का मानना यह था कि, और अशोक ने क्या किया, अपने धर्म के कुछ उपदेश दे दिए, जैसे कि बड़ों का आदर करना है, सन्यासियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, दूसरे के धर्म का सम्मान करना है। तो ये सारे अच्छे अच्छे उपदेश अपने धर्म में उसने शामिल कर लिए और अपने धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या किया, विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। मतलब कि ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जो क्या करते थे, अशोक के धर्म का एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के प्रचार करते थे। अशोक ने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति भी मेरे धर्म के उपदेशों को मानेगा वो इस दुनिया में और आगे आने वाले सभी दुनिया में क्या रहेगा, सुखी रहेगा। तो इसलिए उसने अपने अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिनका नाम क्या था, धम्म महामात्र, जो धम्म का प्रचार करने का काम किया करते थे। दोस्तों, हम एनसीईआरटी का टॉपिक जो समझते हैं वो है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यानी कि इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य को कितना महत्व दिया है, भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य को हम कितना महत्वपूर्ण मान सकते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इस पे क्या है, इतिहासकारों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकारों ने क्या किया, मौर्य साम्राज्य को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना और कुछ ने बहुत कम माना। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं उन्होंने कारण बताया कि भाई एक तो मौर्य साम्राज्य की जो मूर्ति कला थी बहुत अच्छी थी, और मौर्य साम्राज्य की जो मूर्ति कला है वो एक अद्भुत कला के प्रमाण माने जाते हैं। दूसरा कि मौर्य शासक क्या थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। और तीसरा पॉइंट बता सकते हैं कि मौर्य शासक क्या करते थे, अपने नाम के आगे कोई विशेष उपाधि नहीं लगाते थे। वैसे अशोक ने कुछ उपाधियों का प्रयोग किया था, लेकिन अधिकतर मौर्य शासकों ने क्या किया था, अपने नाम के आगे कोई बड़ी उपाधि नहीं लगाई थी। उपाधि क्या होता था कि पुराने समय में राजा महाराजा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सारी उपाधियां धारण करते थे, जैसे कि महाराजा धीराज, देवपुत्र, स्वर्गपुत्र, ऐसी उपाधियां लगाया करते थे। लेकिन मौर्य शासकों ने अपने नाम के बाद कोई उपाधि नहीं लगाया था। अब बात करते हैं कि यार मौर्य साम्राज्य को
कम महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, भारतीय इतिहास में इसको कम महत्व क्यों दिया गया है? तो इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण यह है कि भाई मौर्य साम्राज्य जो है वो केवल 150 साल तक ही भारत में चल पाया, जो कि भारतीय इतिहास में बहुत ही कम समय माना जाता है। मतलब कि और भी बहुत सारे राजवंश यहाँ पे शासन किए हैं जिन्होंने 150 से कई ज्यादा सालों तक शासन किया, ठीक है, लेकिन मौर्य वंश केवल 150 वर्ष तक ही टिक पाए। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रह गया। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण बहुत ही कमजोर था। तो ये मौर्य साम्राज्य को कम महत्वपूर्ण माने जाने के कारण है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक समझा है, 4 टॉपिक कुल मिला के आपको समझा दिया गया है। अब आगे के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आप लोगों को समझाया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत तेजी से वीडियोस अपलोड करने वाला और लगातार एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी मैं समझा रहा हूँ और उस पर भी वीडियोस डाल रहा हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।